ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करे थे, उसका वीडियो पोस्ट कर दिया, आराम से देख लेना। हमारे इसके अंदर दो क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो अपन पहले उनको करते हैं, देन अपन आगे के टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको बोला गया दैट द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मतलब है ना, आपको एक कार के व्हील्स के बारे में फंक्शन दे रखी है, दैट उनका जो डायमीटर है वो आपको 80 सेंटीमीटर देना है। ठीक है, एंड कार के चारों आपके व्हील्स है ना बराबर होते हैं। अगर एक नॉर्मल कार की बात करें, हम कस्टमाइज या मॉडिफाइड कार की बात नहीं कर रहे। सेकेंडरी थिंग इज कि जब आपकी कार मूव करती है तो उसके चारों व्हील्स बराबर मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि है ना आगे वाले जो टायर है ना वो 2 ही टन ले रहे हैं और पीछे वाले टायर जो हैं वो है ना 5 टन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं नॉर्मल कार चलाने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोई बर्नआउट या ड्रिफ्ट वगैरह कुछ अलग बात नहीं कर रहा, सिंपल जब हम कार को चलाते हैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक व्हील की बात करेंगे एंड वही चीज जो है वो चारों व्हील्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो इट इज गिवन दैट द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। सो ये जो आपका कार का व्हील है ये आपको दे रखा है कि इसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। दिस इज द सेंटर एंड दिस डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसका रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, d/2, दैट विल बी 80/2 एंड द रेडियस विल बी 40 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये मैं फटाफट इसके बारे में। फिर बोला गया कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आपको बेटा कार की स्पीड दे रखी है, वो दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर एंड पूछा गया है कि जो टाइम आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 मिनट्स का, एंड आपसे पूछा गया है कि 10 मिनट के अंदर जो कार के व्हील है ना वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। अब रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट साइकिल। सो ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर मैं एक सर्कल को पूरा घुमाऊंगा तो मैं उसकी सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस ही कवर करूंगा। So the distance covered by a circle in one revolution is equal to its circumference। हमें यहाँ पे इस चीज का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं डिस्टेंस covered by wheel in one revolution is equal to सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। वो व्हील की सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। अब जो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है उसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 2πr। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, सो दिस विल बी 2 into पाई, रेडियस है 40, तो ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 80 पाई सेंटीमीटर। मैं बेटा अभी के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, मैं बाद में क्वेश्चन को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तब अगर हम चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ चीज कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं हो रही है तो हम वहां पे पाई की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपसे पूछा गया है कि इतने टाइम के अंदर है ना ऐसी कितनी रेवोल्यूशन हो जाएगी। ये तो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब आपसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछी गई है, तो जब हमसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछी गई है तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन रेवोल्यूशन क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 10 मिनट के अंदर जो कार है ना वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा ना, टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको स्पीड जो दे रखी है ना वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हमें पता है कि टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स। अगर आपको मिनट्स को आवर्स में चेंज करना होता है तो इज सिंपली डिवाइडेड बाय 60। सो द टाइम इज 10/60 आवर। ये आपके पास में हो जाएगा 1/6 आवर। सो इतने आवर्स के लिए आपके बेटे यहाँ पे कार जो है ट्रैवल करेगी। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स।
नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय, अब आप चाहो तो यहाँ पे व्हील वर्ड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे व्हील के डिस्टेंस से मतलब है, तो जितना डिस्टेंस व्हील कवर करेगी उतना डिस्टेंस आपकी कार कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्स इन 10 मिनट। डिस्टेंस का आपके पास में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। द स्पीड इज गिवन टू यू इज 66 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज 1/6 आवर। तो आपके पास में डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, इधर अपन चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, पहले स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दे रखी है 66, टाइम आपको दे रखा है 1/6, ये जाएगा 11 टाइम्स एंड इट विल बी इक्वल टू 11 किलोमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस भी हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में निकालने वाले हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, और हर व्हील इतना ही डिस्टेंस कवर करने वाला है, क्योंकि चारों व्हील बराबर ही आपके चलने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया किलोमीटर, और आपको यहाँ पे रेडियस, और रेडियस दे रखा था सेंटीमीटर में, और 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस भी आया हमारे पास में सेंटीमीटर में। सो नाउ वी सिंपली कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। या तो आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों तरफ से आपके आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सो टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, सो इनटू 1000। फिर हमें ये भी पता है कि 1 मीटर के अंदर आपके पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 100 से, तो इट विल बी इक्वल टू 11 एंड 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। आप अगर देखना चाहो इसको लैख 1000 में कन्वर्ट करना चाहो, तो इट इज समथिंग इक्वल टू 11 लाख, मतलब 11 लाख सेंटीमीटर का आपका डिस्टेंस ट्रेवल करा है हर एक व्हील ने। अब बेटा मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना था, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना था। सो बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपके पास सिनेरियो है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका आपका क्या होता है कि ना टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। दिस विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। Therefore, number of revolutions, मैंने भी एंड में डिस्टेंस वर्ड बोल दिया था क्या, शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था। ओके, सो हमें बेटा अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन से डिवाइड करना होता है, और वहां से आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाता है। मैं शायद उल्टा बोल दिया था पहले। सो दिस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू total distance covered upon distance covered in 1 revolution। अब बेटा आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा गया यहाँ पे, 11 लाख सेंटीमीटर, एंड एक रेवोल्यूशन आपका यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था, 85 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 85। ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का रेशियो निकालने में विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहो तो पाई के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो दिस विल गिव यू अपॉन 80 इंटू 22/7। 7 तो बेटा आपका यहाँ ऊपर चल जाएगा, यहाँ मैं बस बॉक्स बना के अलग से सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये आपके पास में आ जाएगा 7 इंटू 11 लाख अपॉन 80 इंटू 22। अब हमें पता पड़ रहा है बेटा कि 11 की टेबल यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 11 से जाएगा आपके पास में 1 लाख टाइम्स तक, और यहाँ से जाएगा 2 टाइम्स तक, ठीक है ना। यानी बेटा एक बार यहाँ पे आपका 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा 10,000, 10,000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 5,000। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 5,000। अगेन बेटा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे आपके पास में और भी कैंसिल आउट हो रही है। मैं एक बार दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 7 इंटू 5,000 अपॉन 8। ये सिंपल कैलकुलेशन बची, ध्यान रखना जो भी फॉर्मूले वो यहाँ पे लग चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देन ये 2 से जाएगा आपके पास में 4 टाइम्स, ये 2 से आएगा आपके पास में 2500 टाइम्स, तो ये 2 से जाएगा आपके पास में 1250 टाइम्स, एंड फिर ये 2 से आपके पास में जाएगा 625 टाइम्स।
625 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगी। तो 7 × 5 इज 35, 7 × 2 इज 14 + 3 17, 4375 रेवोल्यूशन। सो 10 मिनट के अंदर इस स्पीड से जब आपकी कार मूव करेगी तो आपका हर एक व्हील 4375 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। So this question is more about the calculation process rather than the formulatic one. Okay, so इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना, आराम से लिख लीजिए इसको बेटा। Now question number 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है दैट वैसे तो बेटा ये टिक द करेक्ट आंसर है, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आने नहीं वाला, हमें तो पूरा सॉल्व करना आना ही चाहिए। वो हाँ पॉसिबल है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, बट आई डोंट थिंक कि एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। सिंपली आपके इसमें क्वेश्चन आएगा और आपको इसका आंसर खुद से लिखना है। बोला गया है कि ना इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब है कि आपके पास में आपको एक सर्कल दे रखा है एंड इसका रेडियस आपके पास में होगा कुछ r। आपको बोला गया कि न्यूमेरिकली इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना वो इसके रेडियस वो उसके एरिया के बराबर है। सो इट इज गिवन दैट दिस a इज इक्वल टू c। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। ठीक है, आपको बेटा यहाँ पे पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जब आप 2r का ट्रांसपोज करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0। r कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा, r माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो बेटा आपका r 0 के बराबर हो जाएगा या फिर आपका r माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से r आ जाएगा आपके पास में 2 यूनिट। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास में कोई सर्कल है तो बेटा उसका रेडियस 0 तो हो ही नहीं सकता ना, 0 रेडियस का कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो एक पॉइंट हो जाएगा आपके पास में। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 यूनिट। सिंस r कैन नॉट बी 0 therefore r की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 2 यूनिट। सो दिस इज द आंसर। हो सकता है बेटा कि कभी आप इस चीज को इस तरह से भी पढ़ो कि आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, r से r काट दिया और r बराबर आ गया 2। बट बेटा ये कंसेप्चुअली गलत होता है। जब आपके पास में दोनों तरफ वेरिएबल्स होते हैं so we cannot directly cancel out the variables because यहाँ पे ये quadratic form बन रहा है। You need to transpose this 2r to the left hand side to get the true answer। हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी कि quadratic equation के अंदर आपके पास में 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आपके पास में एक ही सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब आपने एक सॉल्यूशन को रिमूव भी कर दिया। बाद में जरूर आप रीजन बता सकते हो कि आप उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपको अलग लॉजिक देना पड़ेगा, बट इनिशियली आपको बेटा दोनों ही आंसर फाइंड करने पड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करा जाता है। ओके, अब बेटा अपन बेसिकली बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल की। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सर्कल से मेरा क्या मतलब है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या करा था ना, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना सीखा था एंड कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालना सीखा था। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपसे सर्कल के कुछ पार्ट का एरिया पूछ ले जाए कि हमें तो उसके थोड़े से पार्ट का एरिया चाहिए। वो थोड़ा सा पार्ट कितना होता है ये डिफाइन करना जरूरी है। हो सकता है कि आपसे कंप्लीट सर्कमफेरेंस की जगह सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट पूछा जाए, आपसे उसकी लेंथ निकालने के लिए बोला जाए तो वो उसको भी एक टर्म दी जाती है एंड वो लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सर्कल के अंदर बेसिकली अपन ये 2 चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं एंड इनके जो सब टॉपिक्स आपके पास में आते हैं पर उनको डिस्कस करते हैं ना, उनके फॉर्मूले वगैरह क्वेश्चन जो इनके ऊपर बेस्ड अपन देखेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बट हाँ अभी अपन पहले बेसिक्स के बारे में आकर डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस r। हमारा एक सर्कल है बेटा और ये इसका रेडियस r, ठीक है ना, दिस इज पॉइंट O। अब अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ना हमें तो पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, हमें तो उसके थोड़े से पार्ट का ही एरिया निकालना है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बोल दूं कि मैं ऐसे प्लस करता हूँ
आपसे मैं बोल दूं कि मुझे तो बस इतने ही पार्ट का एरिया निकालना है, जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मुझे बस इतना ही एरिया चाहिए, तो इसका नाम क्या होगा, है ना, मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा, इसका कुछ पर्टिकुलर नेम तो होना चाहिए। सो बेसिकली जो आपका सर्कल होता है ना, जब उसकी रेडियस की हेल्प से, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे आपको एक पिज्जा स्लाइस जैसा दिखाई देगा, तो अगर आप सर्कल के अंदर पिज्जा स्लाइसेस ऐसे कट करते हो ना इस शेप के, तो बेसिकली इनको इस शेप को बोला जाता है यहाँ पे सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये कहलाता है सर्कल का सेक्टर। अब एक सर्कल के अंदर बेसिकली बेटा आप है ना एट अ टाइम दो टाइप के सेक्टर्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि ये वाला स्लाइस है, ये वाला आपको पोर्शन छोटा दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, एंड जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, ये जो ऊपर का आपको पूरा ब्लैंक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, इस चीज का ध्यान रखना। दिस पोर्शन OAB, यहाँ पे जो एरिया ऑफ OAB कहलाता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। हियर एरिया OAB इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ठीक है, या नीचे आपकी माइनर सेक्टर कहलाती है। अब ये जो आपकी बची हुई चीज है ना, जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, होता ये भी OAB है, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि हम इसको ऊपर की तरफ से काउंट कर रहे हैं, so this is called the major sector, ठीक है ना। सो ये जो रिमेनिंग आपके पास में एरिया निकल के आया है, तो इसको नाम देने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली पॉइंट मार्क कर देता हूँ, पॉइंट C, so that we can distinguish between OAB and OACB, ठीक है ना। and this area OACB is called major sector, ठीक है। ये हमारे पास में दो चीज निकल के आती हैं। अब बात ये है कि है ना, ये जो एरिया है इसको निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर कंप्लीट सर्कल होता तो हम सिंपली पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं है, यहाँ पे आपको सर्कल के पार्ट्स दे रखे हैं दो। सो अगर आप इस चीज को बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो दिस OA इज अ रेडियस, दिस OB इज आल्सो रेडियस, ये दोनों हमारे पास में रेडियस ही है, एंड इन दोनों रेडियस के बीच में यहाँ पे आपको कोई एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दैट इज, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं थीटा। ये जो यहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, थीटा। सो दिस पोर्शन ऑफ सर्कल व्हिच हैज एन एंगल थीटा, जो पिज्जा स्लाइस आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो पर्टिकुलर एरिया आपके पास में निकलता है, इसका माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है, उसका जो आपके पास में फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, that area of minor sector is equal to theta upon 360 into pi r square। अब बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास में कहाँ से आया, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो सर्कल का जो कंप्लीट एरिया होता है वो आपके पास में कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने उसका कुछ पार्ट निकाला है, और जब भी आप है ना एंगुलर फॉर्मेशन करके कुछ पार्ट निकालना चाह रहे होते हो, तो उस जिस पॉइंट से आपके पास में एंगल आ रहा होता है, दैट इज द पॉइंट O, सेंटर। इस सेंटर पे बेटा कंप्लीट एंगल हमेशा कितना बनेगा आपके पास में, 360 बनेगा। इनफैक्ट किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपके पास में एक कंप्लीट एंगल बनता है वो हमेशा 360 डिग्री का ही बनता है। एंड हम उस पूरे 360 डिग्री का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम उसके कितने से पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, थीटा वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। That's why we have taken theta upon 360 into pi r square, मतलब pi r square का theta by 360 हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। जैसे आपके पास में होता है ना कि आपको एक कंप्लीट पोर्शन दे रखा होता है, अपन उसका 1/5 एरिया निकालते हैं, 1/6 एरिया निकालते हैं, अपन उसके कुछ पार्ट्स का जब भी एरिया निकालते हैं, उसका अपन कुछ डिस्टेंस निकालते हैं, अपन उसका कुछ पोर्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है, और 360 डिग्री का एरिया फाइंड नहीं करना, हमें उसके थीटा वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। That's why we are taking it as theta by 360 of pi r square. So this is the area for minor sector. अब अभी हमने डिस्कस करा कि अगर आपके पास में पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है और ये रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना है हमारे पास में, थीटा, तो बेटा ये जो बचा हुआ हमारे पास में एंगल आएगा, ये कितना आएगा हमारे पास में, 360 माइनस थीटा।
क्योंकि टोटल एंगल आपके पास में 360 डिग्री होता है, थीटा एंगल हमने यहाँ लिख दिया, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो जब आप ना मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे होते हो तो उस टाइम पे आप एंगल क्या लेते हो यहाँ पे बेटा 360 माइनस थीटा, वो चाहे जो भी वैल्यू है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो रिमेनिंग आपके पास में कितना हो जाएगा 300 डिग्री। सो द फॉर्मूला रिमेन सेम फॉर द मेजर सेक्टर आल्सो एंड इट इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 into pi r square. So this is the formula for area of major sector. एक तो आपके पास में ये तरीका हो गया इसको निकालने का। अगर आप है ना मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर में से आपको किसी भी पोर्शन का एरिया दे रखा है, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने का आपके पास में एक और तरीका होता है, और वो तरीका होता है कि बेटा अगर मैं कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो ऑब्वियसली किसका बचेगा, मेजर सेक्टर का ही बचेगा। क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर हम मेजर सेक्टर के एरिया को माइनर सेक्टर के एरिया में ऐड कर दोगे तो आपको कंप्लीट सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो अगर आपको है ना एक सर्कल का एरिया पता है, मैं आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको एक डायरेक्ट वैल्यू पता है जो आपको एरिया ऑफ सर्कल देती है, आपको एक डायरेक्ट वैल्यू पता है जो आपको माइनर सेक्टर का एरिया देती है, तो मेजर सेक्टर का एरिया आपको कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू में से माइनर सेक्टर के एरिया को सबट्रैक्ट करके सिंपली। तो वी कैन से वन थिंग दैट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालोगे तो उनका जो सम होता है वो हमेशा सर्कल के एरिया के बराबर ही आता है। तो अगर तीनों में से आपको कोई सी भी दो चीजें दे रखी है ना, तो यू कैन फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू वेरी इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको कोई फॉर्मूला अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। हम लॉजिक बिहाफ पे भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सो अगर हम पार्ट्स ऑफ सर्कल में इसका टॉपिक यहाँ लिखना चाहेंगे तो टॉपिक विल बी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो दिस विल बी द टॉपिक। वैसे तो हमें टॉपिक शुरुआत में लिखना चाहिए, बट हम बाद में करें, कोई बात नहीं। सो दिस इज द टॉपिक एंड दिस इज अबाउट इट्स थ्योरी, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेक्टर ऑफ द सर्कल, बट ये आपके पास में आपका सर्कल का एक ही पार्ट है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर आपके पास में सेगमेंट बचा हुआ है, अभी आपके पास में इसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल की भी इंफॉर्मेशन बची हुई है। तो ये दो क्वेश्चंस और हैं जो हमें ना पार्ट्स ऑफ सर्कल के अंडर पढ़ते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो वो चीज आप लोग अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू रह के देख लीजिएगा। एंड इस चेन को ब्रेक मत करना है ना, क्योंकि ये वीडियो जो है ना ये आपको लगातार देखनी पड़ेंगी इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। मैं मोर देन 25 मिनट से ज़्यादा मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाता, इस वजह से भी मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ रहा हूँ। बट हाँ, हम कल ही इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन अपन करेंगे ना वो भी अपन कल के वीडियो के अंदर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो आप लोग प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है।